हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप क्लास 10th की द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण के बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो पोलिनोमियल्स यानी बहुपद आप लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा रैखिक, द्विघात और क्यूबिक यानी कि त्रिघात। उसमें द्विघात जैसे कि हम लोगों ने पोलिनोमियल्स में लिया, ऐसे करते थे कि px = ax² प्लस bx प्लस c। ये हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद में। तो यही जो बहुपद है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम क्या डेफिनेशन यानी परिभाषा दे सकते हैं कि वो बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 है और वो 0 से सम्मानित किया गया यानी समान रूप से किया गया है, या 0 के इक्वलिटी को लिया गया है, 0 के बराबर रखा जाएगा, वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के प्रकार होता है, जहाँ पे a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं होती है। आप ये देख ले, वास्तविक संख्याएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यानी कि प्रकृत संख्या हो या कुछ भी संख्या हो। वो वास्तविक कोई भी संख्या हो सकती है, वो परमेय हो सकती है, अपरमेय हो सकती है, लेकिन वास्तविक वो संख्याएं रहेगी। और साथ ही साथ बाकी सारे जीरोज हो जाए तो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये a और b ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं और ये अचर संख्या कहलाता है। यानी कि ये गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, ये गुणांक कहलाते हैं और ये अचर पद कहलाता है। c जो है अचर पद कहलाता है। तो ये जब गुणांक कहेंगे तो ax का x² का गुणांक a और x का गुणांक b, ठीक है। तो ये कहता है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये पूरा भाग जो है 0 हो जाएगा। तब ये बचेगा कितना? ax प्लस c = 0। तो ये व्यंजक जो है वो कौन सा है? रैखिक हो जाएगा। ये व्यंजक रैखिक हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद हो गया और 0 से इक्वल किया गया है, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। जो भी व्यंजक, वास्तविक व्यंजक जो हम लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद कहलाएगा, यानी कि बहुपद वो व्यंजक, परिभाषित व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद अगर 0 से इक्वल हो जाए तो उसको रैखिक समीकरण यानी कि समीकरण कहते हैं। तो वो अगर अधिकतम घात 1 होगा रैखिक, अधिकतम घात 2 होगा तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, और 3 होगा तो त्रिघात। इस तरह से नंबर से आ जाएंगे, लेकिन हमें केवल अभी द्विघात का पढ़ना है। अब इसमें ax² प्लस अगर b 0 होता है तो c = 0, ये द्विघात कहलाएगा। या फिर a² प्लस bx = 0, ये द्विघात कहलाएगा। या फिर ax² = 0, ये द्विघात कहलाएगा, लेकिन a 0 हो जाएगा, वो द्विघात नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो द्विघात की पहले परिभाषा समझ ले कि चर संख्या x में या वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो और वो 0 के बराबर लिया जाए तो उस बहुपद को हम समीकरण कहते हैं, और घात अधिकतम है इसलिए उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है।
ये समीकरण आप देख रहे हैं इसका मानक रूप है, लेकिन इसको अगले पेज पर हम लोग देखते हैं द्विघात का मानक रूप। ठीक है, तो द्विघात का मानक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका मानक रूप है। मतलब जो भी हम लेंगे समीकरण, जैसे हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसी रूप में है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c यहाँ पे -3 है। ठीक है, ये हुआ मानक रूप इसका, इसी टर्म्स में होगा। ये जीरोज भी हो सकते हैं तो चलेगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण के रूप कैसा होना चाहिए ये आप समझ गए। आइए अब अगले पार्ट्स को हम देखते हैं, और वो है द्विघात समीकरण का मूल। वो क्या कहलाता है? किसी समीकरण का या व्यंजक का, आपने जो बहुपद पढ़ा उसमें जो व्यंजक का शून्य कहलाता था, यहाँ पे वो मूल कहलाएगा। और मूल क्या होता है कि वह संख्या जो इसमें चर संख्या की जगह पर, वह न्यूमेरिकल संख्या जिसको चर संख्या की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यानी विस्थापित कर दें, तो वह समीकरण जो हैगा शून्य के बराबर हो जाएगा। जो शून्य दिया गया है वो शून्य, इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, तो वो सारे नंबर्स कहलाएंगे समीकरण के मूल। और चूँकि ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ हर द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। 2 मूल होंगे मतलब ये हम व्यंजक में ही, बहुपद में ही पढ़ चुके हैं कि घात जितना होगा उसके शून्यक उतना होंगे। तो वो शून्यक जो थे यहाँ पे मूल कहलाएंगे। जैसे कि एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब वो वास्तविक संख्या नेचुरल नंबर भी हो सकता है या फिर अननेचुरल या फिर कुछ भी हो सकता है इसके वैल्यू, लेकिन अंतर ये होना चाहिए कि इसके वैल्यू जब हम रखें तो दोनों तरफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा, समीकरण का मूल कहलाएगा। और वो मूल द्विघात में 2 होंगे। आप जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, इस उदाहरण के रूप में इस इक्वेशन को ले लेते हैं और इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ये कहा गया है कि अल्फ़ा द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फ़ा स्क्वायर, ये देखिए x को हटाकर अल्फ़ा को कर दिया गया, x को हटाकर अल्फ़ा कर दिया गया, 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। यानी कि वहाँ बहुपद में जो हम लोग शून्यक निकाले तो शून्य हमें अलग से रखना पड़ता था कि शून्यक के लिए px बराबर 0 रख के तो हम लोग निकालते थे कि शून्यक क्या है। वहीं शून्यक यहाँ पे मूल कहलाएगा। और वो मूल जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हमने, जैसे कि x अल्फ़ा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 हमने रखा जब, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 5 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 4 इंटू 1 4 और माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5, यानी 4 और 1 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया 0। अब 1 रखने से 0 हो गया, तो ये 1 है इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस a का शून्य कहलाएगा, मूल कहलाएगा।
ठीक है, शून्य को हम लोग बहुपद में कहते थे, तो द्विघात में मूल कहलाएगा। अब ये मूल चूँकि द्विघात है तो एक दूसरा भी होगा, तो वो हम ले लेते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -5। अब तब इसको हम रखते हैं इसमें, तो -5 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 और -5 सॉल्व कर दीजिए। -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, यानी कि -5 का वर्ग करेंगे तो वो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो -5 चौका 20 और -5। अगर इसको 25 और ये 20 - 5 -20 -5 दोनों ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और ये 0 हो गया। देखिए दूसरा भाग आ गया लेफ्ट से। तो यहाँ पे इस जो ये x² प्लस 4x - 5 इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण है उसके दो मूल है, एक है -5 और दूसरा है 1। ये दो मूल है और इसके अलावा कोई भी मूल्य नहीं होगा, यानी कि इसके अलावा कोई भी नंबर उस समीकरण में रखे उसका वैल्यू आएगा कुछ, लेकिन वो 0 नहीं आएगा, यानी कि वो इक्वलिटी साइन को फॉलो नहीं करेगा इन दोनों के अलावा। तो सबसे पहला कि जो द्विघात समीकरण पढ़ेंगे उसमें 2 के अलावा तीसरा मूल नहीं होगा, केवल और केवल 2 ही मूल होगा, और वो 2 ही संख्याएं होंगी जिसको रखने पे वो शून्य हो जाएगा और वो उसका मूल कहलाएगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के मूल। आगे बढ़ते हैं। आप द्विघात समीकरण में आपको एक और शब्द सुनने को मिलेगा, विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो विविधकर वो शब्द है जिसको कैसे बनाया गया है, तो A, B और C के बीच में क्या किया जाएगा, रिलेशन से कैसा होगा जो इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताएगा। तो विविधकर क्या है, द्विघात समीकरण का विविधकर द्विघात समीकरण का विविधकर और डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इसको D से डिनोट किया जाएगा। x² के गुणांक अगर मानक समीकरण ले तो A x का गुणांक b है, x का गुणांक, और अचर संख्या, अचर पद लिखिए, संख्या ना लिखें, अचर पद, और वो क्या है, c के बीच एक संबंध है जो कि मूलों के प्रकृति की विवेचना करता है। विवेचना करता है, यानी कि विविधकर, द्विघात समीकरण का विविधकर वह उसके द्विघात समीकरण के x² के गुणांक, x का गुणांक और अचर पद यानी कि A, B, C के बीच एक ऐसा संबंध है जो उस द्विघात समीकरण में आने वाले, प्राप्त होने वाले मूलों की प्रकृति का विवेचना करता है। और मूलों की प्रकृति मतलब कि वो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो बराबर होगा कि अलग अलग होगा, या वास्तविक होगा तो बराबर होगा, या फिर वहाँ मूल उत्पन्न ही नहीं होंगे, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक होगा, या फिर कैसा होगा वो मूल, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, ये विवेचना करता है।
और वो संबंध क्या है? वह संबंध है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये संबंध है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं विविधकर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से किया जाएगा संबोधित। तो इसको लेकर मूलों की प्रकृति क्या होती है उसको देखते हैं, कैसे इससे डिफाइंड हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति 3 भागों में बांट दें। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी कि d ग्रेटर दैन 0। d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव संख्या है, यानी कि 0 से बड़ा हुआ, तब मूल वास्तविक होंगे लेकिन 2 अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के 2 मूल आए थे, एक 1 था और एक माइनस 5 था। ये दोनों अलग अलग थे लेकिन वह दोनों वास्तविक संख्या थी। तो वहाँ पे आया था, इसलिए जैसे कि उसको हम करके देख ले, एस स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का d अगर निकालते हैं तो इसका a की जगह 1 है, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब माइनस 5, और ये कैलकुलेट करने पर 16 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 20, और ये हो गया 36, जो कि ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव संख्या है। इसलिए दोनों के इसके अलग अलग मूल क्या आए थे, 1 और माइनस 5, ये इसके मूल आए थे। तो इसलिए आए थे कि इसका d पॉजिटिव संख्या है, तो मूल अलग अलग है, वास्तविक संख्या है। इसके अलावा अगर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर d कैलकुलेट करते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 है और b की जगह 4 है, तो ये हो जाएगा 16 और 4 4 जा 16, डेट इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो भी 2 बराबर वास्तविक मूल आएंगे, यानी कि इसका मूल्य होगा 2 और 2, ये दोनों एक ही मूल होगा। जब d क्या हो जाएगा 0 के बराबर होंगे तो दोनों वास्तविक संख्या होगा, लेकिन वो दोनों मूल एक ही होगा। 1 आएगा तो 1 1, माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 1, जैसे यहाँ पर 2 आया तो 2 2। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं कोई दूसरा जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा निगेटिव संख्या, यानी कि हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ d कैलकुलेट किया तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8 लेस दैन 0। लेस दैन जब 0 हो जाएगा तो इसके मूल कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि उसका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो 3 कंडीशंस होंगे d के साथ। d अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। d अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन एक ही होंगे दोनों, और d अगर 0 से छोटा हुआ तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, जिस कंडीशन में हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मूल केवल वास्तविक हो उसके लिए d का कंडीशन लिखेंगे, d ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि उससे बड़ा या उसके बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। ऐसा नहीं कि केवल बड़ा होगा तभी वास्तविक पड़ेगा, वास्तविक इसमें भी है,
वो दोनों अलग लोगों के बराबर होंगे, ये बड़ा और इक्वल से पता चलेगा। लेकिन केवल अगर कहा जाए कि मूल वास्तविक है तो डी का कंडीशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गई बातें। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गई कि कौन सा किस इक्वेशन में मूल वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो बराबर होगा या अलग अलग होगा, और किस समीकरण में मूल वास्तविक नहीं होगा। इतना तक समझ में आ गया। लेकिन जिस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशंस की विधि को देखते हैं। समीकरण, द्विघात समीकरण का हल 3 विधियों से करते हैं। 3 विधियों से करते हैं। पहला, इसको गुणनखंड में करके, जैसे मान लें कि अगर अल्फ़ा और बीटा 2 मूल मान लें तो ये जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको दो गुणनखंड में बांट देंगे और उसके बाद उनके दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हुए वैल्यू निकाल लेंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर ये डी इसका 0 आ रहा है तो यही इसका 2 गुणनखंड होंगे। तो ये पहला वाला हो गया जिसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, यानी कि जो दिया रहेगा उसको गुणनखंड में तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके मूल निकाल लेंगे। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि जो भी आपको दिया रहेगा तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ वाला है, a से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x² b/a(x) और इधर लेकर चले आएंगे c/a। ठीक है, और यहाँ पे बनाएंगे x² प्लस 2b इंटू a, और हमें b/x ही रखना है तो यहाँ कर देंगे 1/2x। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे ऐड किया गया है तो ये 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे और इधर हो जाएगा वही चीज़ इधर भी आएगा, तो ये हो जाएंगे a 1/2 द होल स्क्वायर माइनस c/a। ठीक है, इस तरह का ये वैल्यू क्रिएट होंगे। और यहाँ पे अब ये हो गया कि यहाँ पे अगर लें x के अलावा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, a/b इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस यहाँ पे a/2b, a/2 नहीं b/a होना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b/2a का द होल स्क्वायर और इधर b/2a, और इधर इसको सॉल्व कर देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो ये होगा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, और दूसरा है द्विघातीय सूत्र, जो इससे बनाएंगे तो वो हमें मिलेगा द्विघातीय सूत्र। और द्विघातीय सूत्र क्या होता है कि x को हमें कैलकुलेट करना है तो हमें मिलेगा -b और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये कहलाता है द्विघातीय सूत्र, यानी कि इसमें -b प्लस √b² माइनस ac और माइनस √b² माइनस ac से मिलेगा और इसी से बनेगा। तो इसको हम बना कर दिखा देते हैं कि वो सूत्र बनेगा कैसे। द्विघातीय सूत्र कैसे बना है, इसको दिखाते हैं। मानक इक्वेशन क्या है, मानक समीकरण रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे इसको अरेंज किया था, अरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस
बी बाई ए एक्स, और उधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस सी बाई ए। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये तो एक्स हो गया, 2 रहता ही है, 2 पहले से रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हमने क्या कर दिया है, 2/2 कर दिया है। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा कितना टर्म्स हो रहा है, तो एक्स्ट्रा टर्म्स हो रहा है b/2a। यही टर्म्स यहाँ पे b स्क्वायर में लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस b/2a द होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये पूर्ण वर्ग के रूप में बन गया है। और ये जो टर्म्स हम यहाँ लिए हैं b/2a द होल स्क्वायर, तो इसको इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जितना लिखेंगे उसको हम एक्स्ट्रा में रखेंगे। तो ये देखिए 2 रखा था, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया, कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे b/2a स्क्वायर हमने ऐड किया, तो इधर भी ऐड किया, और ये लिख देंगे इधर c/a। अब सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया, अगर b/2a को b और x को a ले लें तो 2ab और b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कीजिए तो b स्क्वायर बाई 4a माइनस c/a। एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस b/2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई, इसको 2a द होल स्क्वायर ले सकते हैं, और इसको स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस b/2a, और इधर स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। और प्लस माइनस इसलिए लगेगा कि जब भी दो तरफ से हम कभी से स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो उसमें से प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि उसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाने पर 2 है। और इसको आप सॉल्व कर देंगे अलग अलग करके। इसमें 2 टर्म्स हमें मिल गए हैं। पहला मिला है x प्लस b/2a इज इक्वल टू, ए पॉजिटिव वाला लेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4ac/2a। और दूसरा क्या मिला है, तो दूसरा मिला है कि x प्लस b/2a इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सॉल्व करने पे मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस b/2a और प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b/2a और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a, दोनों हार जो है बराबर है, तो यही हार हो जाएगा। तो माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये दोनों x के वैल्यू है,
दोनों x के वैल्यू है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, और एक में ये प्लस में है और एक में ये माइनस में है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर, देखिए ये छूट गया है, अंडर रूट क्योंकि वहाँ अंडर रूट था, ये तो स्क्वायर नहीं था, तो ये बाहर तो निकलेगा नहीं, बाहर केवल ये वाला निकलेगा टर्म्स। यहाँ केवल प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसी को कहते हैं हम लोग द्विघात सूत्र, और इस विधि से भी हम करते हैं। तो 3 विधियाँ हैं जिससे हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्या है कि अब इनका हल करना है, इसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है और इसी एग्ज़ाम्पल से तीनों विधियों द्वारा हल करेंगे। तो पहला है गुणनखंडों द्वारा। तो गुणनखंड निकालना हम लोग बहुपद में ही सीख गए थे, 9th क्लास में भी गुणनखंड निकाले थे। तो यहाँ पे गुणनखंड निकालना हमारे लिए आसान होगा। क्या करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, तो 6 का जो हम गुणनखंड निकालेंगे, तो ये 6 × 1 भी एक इसका गुणनखंड होगा, जिसका कि 6 + 1 करेंगे तो 7 होगा। ये टैली कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, वही गुणनखंड लेंगे। तो पहले इसको हम गुणनखंडित करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² और -6x - x + 3 = 0। और दो के हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे और उसमें गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ हमने 2x कॉमन किया, तो x यहाँ बच गया, अब -3 यहाँ बच गया। यहाँ -1 कर लेंगे क्योंकि इन दोनों में 1 ही कॉमन है, तो ये x -3 हो जाएगा। ये देखिए प्लस है लेकिन 3 हो गया क्योंकि ये माइनस बाहर निकला हुआ है, फिर ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 2 हमारे पास फैक्टर हो गए, यानी कि गुणनखंड हो गए, x -3 और दूसरा 2x - 1, और ये दोनों 0 हो गए। तो ऐसा है कि 2 व्यंजक है और आपस में गुणन होकर वो 0 हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से उन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 है। तो हमें यहाँ पता नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को 0 लेंगे और हमारा टर्म्स हो जाएगा दैट गिव्स x - 3 = 0 और 2x - 1 = 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x = 3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो x = 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 मूल मिल गए हमें इस समीकरण के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 2x² - 7x + 3 के मूल बराबर 3 1/2, और ये हमारा आंसर हो गया। और इसी समीकरण को हम अगले 2 भागों के लिए, मतलब अगले 2 विधियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें याद रहे कि 3 और 1/2 ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि ये अद्वितीय हल है। इसके अलावा तीसरा कोई भी अंक नहीं आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वही समीकरण, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग बनाकर करना है। तो हमने अभी जो सूत्र बनाया वो पूर्ण वर्ग बनाकर ही बनाया, तो उसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो अचर पद है उसको दाहिने साइड लेकर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x² और -7x = -3। c कर दिया हमने, c नहीं होगा, -3। और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो होगा इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो 2 से सब में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x²
-7/2 x और इधर भी हो जाएगा -3/2। अब कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले x स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो हमको माइनस ही लगाना है, बदलना नहीं है, लेकिन 2 तो हमको चाहिए ही 2ab के लिए, और a की जगह x है तो x भी हो गया, तो 2x हमने लिख दिया। और यहाँ पे है -7/2, ठीक है, लेकिन ये 2 जो लिखा है हमने उसके लिए हमें 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए -7/2x। तो ये हो जाएगा, इसमें 2/2 से गुणा करेंगे तो इस 2 को हम लोग देखो कहाँ लेकर चले जाएंगे, तो इस 2 को यहाँ ला देते हैं और ये हो जाएगा -7/4। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये -7/2x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बदला, लेकिन ये 2 चीज़ें हटा दे तो एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है -7/4, तो उसको ऐड यहाँ कर देते हैं -7/4 द होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही नहीं ऐड कर सकते, उधर भी ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया -7/4 द होल स्क्वायर और -3/2, तो उधर पहले से था। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर हो गया है, तो ये हो जाएगा x - 7/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कि ये माइनस, ये गलत हो गया है, ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस पहले से हम लोग लगा लिए हैं। तो -7/4 द होल स्क्वायर, और उधर सॉल्व करेंगे तो 49/16 - 3/2 सॉल्व कर दीजिए, 16 हो जाएगा एलसीएम, और तो 49 और -8, 8 दिया 24, और ये हो जाएगा 25/16। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x - 7/4 द होल स्क्वायर और इक्वल टू √25/16। अब जो सूत्र बना रहे थे तो मैंने कहा कि एक तरफ हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन लेते हैं, इसलिए कि इधर न्यूमेरिकल हो गया। तो इधर हमें कन्फर्म्स नंबर पता है, लेकिन यहाँ x है उसकी क्या वैल्यू होगी ये पता नहीं, तो इधर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लस माइनस लेने की, किसी एक तरफ लेंगे। x - 7/4 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और इसमें से निकल जाएगा ±5/4। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 इक्वेशन मिल गए, x - 7/4 = 5/4 और x - 7/4 = -5/4, और दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ x = माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 5/4, और x = 7/4 और ये माइनस है 5/4। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x = 4 और 7 + 5, और यहाँ पे हो जाएगा कि x 4 7 - 5, तो x = 12/4 = 3, और x = 2/4 = 1/2। = 1/2। तो मूल क्या हो गए यहाँ पे, अतः समीकरण के मूल बराबर 3 और 1/2।
देखिए इसमें 3 और 1/2 आया है, इसमें भी आया 3 और 1/2। तो मेथड चाहे कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे और वही 2 मूल रहेंगे, तीसरा मूल नहीं होगा। इसको तीसरी विधि जो कि आजकल CBSE एग्ज़ाम से हटाया हुआ है और उस विधि से कम आता है सूत्र विधि से, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें और भी सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो चलिए अगला हम लेते हैं द्विघात सूत्र से। तो सूत्र क्या है? सूत्र है x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2e। कब? जब मानक रूप रहेगा फॉर ax² + bx + c = 0। ये समीकरण रहेगा तो ये सूत्र स्थापित होगा। दोनों को कंपेयर कर दें तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ a = 2, b = -7, ये ध्यान रहे साइन के साथ लेना होता है, और c = 3। इसलिए x बराबर b की जगह -7 ± -7 का स्क्वायर -4 × 2a और 3c डिवाइडेड बाई 2 × 2, a की वैल्यू, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 ± √49 - 3 दूना 6 चौका 24 और बटा 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 7 ± माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 ± 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि x = 7 + 5/4 और x = 7 - 5/4, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x = 12/4 मतलब 3, और x = 2/4 मतलब 1/2। अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 1/2। यहाँ देखिए 3 1/2, 3 1/2, 3 1/2, ठीक है। तो मतलब चाहे विधि कोई भी इस्तेमाल करेंगे, आएगा रूल मूल उतना ही। जो इक्वेशंस के लिए 2 फिक्स मूल एक बार आ जाएंगे, मेथड कोई भी इस्तेमाल करेंगे वहीं आएगा। और पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसी बेस पर आपको सारे क्वेश्चंस करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, डी का इस्तेमाल करेंगे। मूलों की विधि को किस विधि से सॉल्व करना है, जिससे देगा वो सॉल्व कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं है। अब आप जिस बुक से NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, एस चांद, किसी भी बुक से आप अगर लालजी प्रसाद या भारती भवन की कोई बुक्स है, प्राथमिक विद्या जो बुक्स चलती है प्राथमिक गणित, तो आप किसी भी बुक से, दास प्रसाद गुप्ता की जो बुक चलती है हिंदी में, आप किसी भी बुक से कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आता है हम तक पहुंचाइए कमेंट्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9934596600, इस व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चंस को कॉपी करके भेजिए। आपके सवालों का जवाब पूरे डिटेल्स के साथ, किस थॉट से, किस मेथड से वहाँ आपको बनाना है, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके साथ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो इससे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके पूछें, क्योंकि और भी क्लासेस, पेड क्लासेस भी चलती है और फ्री क्लासेस भी चलती है। तो आप जिस तरह का, जिस क्लास के और जिस सब्जेक्ट्स के आपकी चाहत है, उसमें क्या आपकी चाहत है, कैसे वो हम पूरा कर पाएंगे, ये आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हाँ,
चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, पहली बार आए हैं या नहीं किए हैं, आए भी पहले भी है और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। चैनल का लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। हम आपके लिए जो भी हमसे बन पाएगा, जितना भी हमारी नॉलेज है उस नॉलेज के अनुसार बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।